वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी गाइस। इग्नू संजीवनी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपने पास जो टॉपिक है वो आया है BGLA 138 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इसका हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद निकलेंगे। ठीक है गाइस, और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से टैकल करो। क्योंकि देखो यार, ये इंग्लिश का पेपर ना मैंने खुद भी एनालाइज किया, तो इसके अंदर ना कोई एज सच फिक्स पैटर्न मेरे को देखने को मिल नहीं रहा है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये लोग पैटर्न बदल देते हैं, है ना। जैसे अभी जो दो रिसेंट्स के 6 मंथ के इंटरवल के पेपर आपको मैं दिखाऊंगा एनालाइज करके, तो उसके अंदर आप देखिएगा किस तरीके से इन लोगों ने चेंज किया है। बट ओवरऑल पेपर उतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना और ट्राई करना ना कि एज मच एज पॉसिबल आप लिख सको ना, उतना लिखने की कोशिश करना यार। देखो उसके अंदर एग्जाम में ना कोई आंसर अच्छे से पढ़ेगा नहीं। बस मेक श्योर आप हेडिंग को अच्छा रखें और फर्स्ट पेज पे इंप्रेशन अच्छा दे। ठीक है, और ट्राई करो एज मच एज आपको जितना भी नॉलेज हो, अभी तक का थोड़ा सा भी नॉलेज हो, असाइनमेंट बनाते वक्त जो भी नॉलेज आया हो यार, उसको प्लीज यूज करना। ठीक है, और पेपर खाली छोड़ने की गलती मत करना। तो आज के अपना पूरा वीडियो उसी पे होने वाला है। और गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यार बहुत मोटिवेशन मिलता है, पता है तुम्हें कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई है मेरे लिए। मैं 172 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं और ये मेरे लिए खुद में बड़ी बात है। ठीक है गाइज, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, वरना पिछली वीडियो में एक भाई ने क्या करा, टाइम स्टॉप लगाया 3 मिनट 30 सेकेंड, वीडियो स्टार्टेड। तो चलो भाई, इस बार भी टाइम स्टॉप लगा लेना, 1 मिनट 40 सेकेंड से वीडियो स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे है अपने पास इंग्लिश एंड स्पीकिंग स्किल्स BEGLA 138 जिसका कोड है। ठीक है, उसका 2022 दिसंबर का पेपर। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे हम कंपेयर करेंगे क्या पैटर्न्स रहते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, और उसके बाद ना हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है, इसके अंदर पैसेज हर बार रिपीट करते हैं। पैसेज नॉर्मल क्वेश्चन है जो किसी भी रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के अंदर जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए पहला तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी पैसेज है। उसके बाद हमें पैसेज को पढ़ के ही कुछ आंसर्स को ढूंढना है इसके अंदर। ठीक है, और मेक श्योर गाइस, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा। जैसे हाउ वुड यू कैटेगराइज द अबव मेंशन्ड पैसेज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, प्रोवाइड अस रीजन टू जस्टिफाई रिस्पॉन्स। ये भी आपको जब इसको पढ़ेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है। ठीक है, based on your understanding of different technique used by author to achieve intended goal in different types of text like expository, argumentative, etc. What strategy or technique do you think have been used to convey message to what effect? तो देखिए यहाँ पे ना जैसे कुछ होते हैं अंडरस्टैंडिंग जो टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जो ऑथर लोग यूज करते हैं, मतलब बोलने का, जैसे हिंदी में आपने कभी सोचा होगा व्यंग्य करते हैं, किसी की तुलना किसी से करते हैं, तो वैसे ही तरीके के इंग्लिश के अंदर भी सेम होता है ना। तो इसके अंदर किस तरीके से टेक्स्ट को बोला गया है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटिव है, एक्सपोजिटरी है, एटसेट्रा, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग इन सच अ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से हो रहे हैं ये सब। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जो नेक्स्ट एक वीडियो मतलब इसी में जो वीडियो होगी उसके अंदर हम 2023 के पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो ये 2022 में थे उन्हें भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स लेबल वाइज यूजिंग अ हाइफन टू मार्क लेबल बाउंड्रीज एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस। ठीक है गाइज, तो मतलब देखो इसके अंदर ना आपको जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है और मतलब वर्ड्स को अलग करना होता है बेसिकली एक हाइफन लगा के। जैसे यहाँ देखिए, प्राइमरी स्ट्रेस पड़ेगा हेली और एक हाइफन लगेगा और फिर कॉप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड स्क्रॉल टेक्निक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर इसके बाद मतलब इन लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं हमारे पास, और इसके अंदर व्हाट आर द 5 मेजर एबिलिटीज ऑफ अ स्किल रीडर, हाउ कैन यू रीड अ पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, briefly discuss the aim of developing reading skills and mention the known as well as the unknown element of reading a text। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब चेंज तो होंगे ही। ये जो कुछ 3 to 7 है, ये अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके अंदर ना एक कॉमन पैटर्न देखने को मेरे को मिल रहा है। क्या, ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग है ना,
तो गाइज देखिए, हम एक बार इसको करेंगे, फॉर्मल डायलॉग राइटिंग और इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग। ठीक है, 20 मार्क्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, और इसके अंदर के भी हम कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और 8 मार्क्स यहाँ से और कुछ मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम पासिंग से तो ऊपर कर देंगे, काफी ज्यादा ऊपर कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए, और एक बार 2023 के पेपर को भी देखते हैं। तो देखिए, जैसा सेम कहा था मैंने कि एक पैसेज तो जरूर रहता है इन सारे पेपर्स में, तो ये भी एक पेपर ही है जिसके अंदर पैसेज है अपने पास 2023 का। देखिए, विच ग्लोबल इवेंट हैव अफेक्टेड आवर रूरल इकोनॉमी एंड व्हाट वे। अब देखिए गाइस, मैं जो चेंज की कह रहा था ना आपको, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो सब इसी से आ गए हैं। ये 2023 का पेपर है जो आपका रिसेंट है, जून का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कितना चेंज कर दिया इन्होंने, और इसके अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग से पूछा है। जो भी आपको बुक की नॉलेज है ना, ये तो बुकिश नॉलेज इसके अंदर अपनी यूज होगी। ठीक है, जैसे डू यू एग्री और डिसएग्री विद प्लेटो दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, जस्टिफाई योर आंसर विद साउंड्स रीजन। ये कुछ क्वेश्चंस है ना जो मतलब बुक के ही हैं, जो हम बुक से अंडरस्टैंडिंग आती है, बट यहाँ देखिए, यहाँ पूरा ही अलग सिनेरियो लगा रखा है। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी, व्हाट इज द कॉमन परसेप्शन अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है गाइस, अगला क्या है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग टू देम। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही होता है, मतलब जैसे बोला जाता है ना बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइसेस समथिंग दैट लास्ट विदाउट बिकमिंग वीकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है। व्हाट आर द 3 कॉमन डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स। व्हाट आर द एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, राइट अबाउट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन फॉर विच डिफरेंट पर्पस इज यूज्ड। देखिए, एक तो इसको जरूर करेंगे, ये जो अपना टेलीफोन कन्वर्सेशन है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम टेक्स्ट या लेटर्स को प्रिफर करते हैं ना, तो हम वो इमोशंस को नहीं कन्वे कर पाते। आप जैसे खुद देखिए ना कि किसी को टेक्स्ट पे लिखते हैं आई मिस यू, पर क्या आप उसको रियली मिस कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, रियल लाइफ में भी हम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। कोई किसी का बाबू कहता है कि आई मिस यू, बट ऐसा थोड़ी होता है यार। तो इसीलिए टेलीफोन कन्वर्सेशन को हम क्यों प्रेफर करते हैं ना, तो उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, उसको हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं बोलने वाले के मन से। जैसे आप रोने वाला इमोजी भेज देते हो किसी को मैसेज में, पर रो नहीं रहे होते यार, रील देख के हंस रहे होते हो। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रिदम एज अ लिटरली डिवाइस स्ट्रेस टाइप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन 7 C's. Differentiate between argumentative and persuasive texts. What are the reading ability skills of comprehension, literary text, prose and poetry. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2023 के पेपर को सॉल्व करते हैं, और जो 2022 का पेपर है इसके अंदर से हम लोग एक स्लेबल सीखेंगे। या ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स लेवल वाइज। ठीक है, हाइफन मार्क लगा के एक इसको सीख लिया जाएगा, और उसके अलावा देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग, इसका मैं आपके साथ पैटर्न डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। और बाकी देखिए, अगर पैसेज में यही वाला सॉल्व करवाने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि ये रिसेंट है यार, तो फिर हो सकता है क्या पता इन्होंने पैटर्न में थोड़ा चेंज किया हो, तो इससे आपको फायदा ही होगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से आप पैसेज के अंदर से अच्छे से ढूंढोगे, मैं इसका भी आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना। और ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कर लेंगे हम, और डिफरेंशिएट बिटवीन आर्गुमेंटिव एंड परसुएटिव टेक्स्ट। और गाइस देखो, इसके अलावा भी ना आप ट्राई करना कि कंटेंट को ढूंढो, क्योंकि देखो इस पेपर के अंदर ना मैं एज सच कोई भी वादा नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि देखो इसके अंदर काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों को, कि 6 मंथ के अंदर इतना चेंजेस हुआ, तो अगर मैं कुछ दावा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होता ना। मतलब कितने लोग तो कहते हैं कि यही पेपर आएगा, बट ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाद में आप लोग गालियां दोगे, तो ये बहुत ही मेरे लिए भी गलत होगा। और क्या कहूँ, मुझे खुद भी ऐसा मन नहीं करता कि किसी को धोखे में रखा जाए। बट हाँ गाइज, ये है कि 6 मंथ के अंदर रिपीट होते हैं, तो हम जो मेन मेन चीजें वो तो सीख ही लेंगे, तो हमें इससे कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं। तो मेक श्योर गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा लव दिखाओ यार। सिर्फ 172 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, और काफी ज्यादा 25 वीडियो हो चुकी है, व्यूज भी काफी अच्छे गए आप लोगों की बदौलत, 10,000 व्यूज को हम पार कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जो हूँ अभी आपकी वजह से ही हूँ। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करूँ आप लोग का, वरना कितने लोग टाइम स्टॉप लगाएंगे, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम 2023 के पेपर के पैसेज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है ना, ये एक हिंदुस्तान टाइम्स से आर्टिकल उठाया गया है जिसे यामिनी अय्यर ने लिखा है, और वेडनेसडे जून 1 तारीख थी 2022, और ये पेज नंबर 14 पे था। ठीक है,
Three catastrophic global events, the coronavirus pandemic, the Russia-Ukraine war, and the climate crisis have exposed the fragility of India's rural economy now as India grapples with rising guys आप भी ये गलती मत करना, सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ा जाता, कभी भी पैसेज करा जाता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, उसके बाद पैसेज के अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, जब आप पढ़ लोगे ना पूरा पैसेज तो आप हमेशा खो जाओगे, कहोगे ये लाइन मैंने यहाँ भी देखी है, वो लाइन मैंने यहाँ भी देखी है। तो पैसेज के अंदर ना काफी सिंपल पैटर्न यूज किया जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर फर्स्ट पैरा में होता है, जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका आंसर सेकंड पैरा, थर्ड का थर्ड पैरा, फोर्थ का फोर्थ पैरा। उन्हीं पैराग्राफ्स को पढ़ के ना आप उसको पूरे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको ट्राई दिखाऊंगा लाइव की, मतलब कहाँ से आपको मिलता है। देखिए विच ग्लोबल इवेंट्स हैव अफेक्ट आवर रूरल इकोनॉमी एंड इन व्हाट वे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ग्लोबल इकोनॉमी जो क्या कहते हैं ग्लोबल इवेंट्स की बात की गई थी, तो यहाँ पे कौन से तीन ग्लोबल इवेंट हुए हैं, पेंडेमिक है, एक कोरोना वायरस का यूक्रेन रशिया वॉर, और क्लाइमेट चेंज, और इसने किस तरीके से हमारे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, अब इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो जब ये सारे आए थे तो इन इवेंट्स के अंदर आपने देखा था काफी सारी चीजें सप्लाई अफेक्टेड हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, ठीक है। तो आपको उसी को लिख देना है, कुछ बातें ना आपको खुद से भी लिखनी पड़ेगी, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे द पेंडेमिक लीड टू इकोनॉमिक डिसरप्शन दैट इम्पैक्टेड रूरल वेजेस स्पेशली नॉन वेज फार्मर्स, ठीक है, which declined sharply and have not yet recovered. The Ukraine Russia war although not explicitly डिटेल्ड इन द मतलब पैसेज के अंदर तो इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया था, पर इसने भी ग्लोबली ना बहुत नुकसान पहुंचाया था। आपने देखा था यूक्रेन रशिया का जब वॉर हुआ था तो तेल वगैरह जो नेचुरल गैसेस होती है इनकी सप्लाई थोड़ी इफेक्टेड हो गई थी, है ना। तो इसी तरह ना आपको पैसेज को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद फर्स्ट पैरा में कूद जाइए, जहां आपको दिखता है आप उसको बनाइए और पहले आंसर को कर दीजिए। व्हाट शो दैट आर रूरल इकोनॉमी इज बाय एंड लार्ज रेसिलियंट। देखिए रेसिलियंट का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को संभालने की क्षमता होना, ठीक है, रेसिलियंस या रेसिलियंट, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताना है आपको, है ना। तो ये देखिए इतनी बड़ी पेंडेमिक रही, ठीक है, लेकिन फिर भी द ओनली सेक्टर इन द इकोनॉमी दैट रिमेन स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग एट 3.3% क्रूशियली, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा मतलब किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बची रही, मतलब संभाल सकती है। तो देखो इतने ज्यादा प्रॉब्लम हुई उसके बावजूद भी ना कहीं एक सेक्टर ऐसा है हमारा जिसमें हमारी ग्रोथ हुई है, ठीक है, और हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखना है अब, ठीक है। विच पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इज टॉक्ड अबाउट इन दिस पैसेज एंड व्हाट्स इट द ऑथर सजेशंस अबाउट पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर कौन सी पॉलिसी को डिस्कस किया गया है, ठीक है, तो वो थी ना जो देखिए इंसेंटिव को लेकर था, ये देखिए ये रहा ना, particularly non-veg declined sharply, है ना। अब ये देखिए India's agriculture policy has incentive over production of cereal sugarcane while discovering dice fertile ironic the preservance policy ensured food during the pandemic, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एकदम आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो सी क्वेश्चन है तो ये आगे पीछे ही रखा जाता है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट ऑफ आर एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब आपको बताना है कि हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसी के स्ट्रॉन्ग्स और वीक पॉइंट क्या है, ये आप पैसेज को एक बार पढ़िए उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप ये तीन आंसर का जब ये देखिए इस आंसर्स को आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पॉलिसी विच पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इज टॉक अबाउट इन दिस पैसेज, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको उसका वीक समझ आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ आएगा। तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे उसको फाइंड करोगे ना तो ये आंसर भी आप आराम से बना दोगे। व्हाट इज द कॉमन परसेप्शन अबाउट इंडियाज एग्रीकल्चर। देखो परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम कोई एक सोच बना लेते हैं ना, वैसा क्या सोच रखी जाती है, ठीक है। तो एज देखो कि ये क्या कहते हैं प्राइमरली एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सबसे ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का लास्ट ऑप्शन होता है एग्रीकल्चर वगैरह, है ना। तो इसके बारे में ये सब आपको इस पैसेज से मिल जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि ना आप पहले ना उस चीज को पैसेज क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद पैसेज में जाइए, और जिस तरीके से क्वेश्चन हो ना उसी तरीके से पैराग्राफ में घुसिएगा। और गाइज पैसेज सबसे अच्छा वे होता है फर्स्ट इंप्रेशन देने का। अगर आप पैसेज बहुत अच्छा रखेंगे ना तो काफी अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनर जज करना शुरू करेगा और हो सकता है आपके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो। अब देखिए अब यहाँ के लिए ना आपको पढ़ना पड़ जाएगा अ सिचुएशन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अ सिचुएशन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम होती है कैटेस्ट्रोफिक, ठीक है, कैटेस्ट्रोफिक।
अब ये देखिए 3 कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ सीरियस प्रॉब्लम, अब देखो यहाँ तो मुझे भी नहीं पता कि मतलब मान लो, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि ये सीरियस प्रॉब्लम क्या थी, सिचुएशन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो यार, 3 कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट्स द कोरोना, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम्स थी, तो इनसे क्या लगता है कि कैटास्ट्रोफिक ही होगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज इन प्राइस, ये तो इन्फ्लेशन होता है। समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग विदाउट बिकमिंग वीकर, तो वो होता है ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी, रॉबस्ट, ठीक है। अब ये देखो आप इसी को कैसे समझोगे, तो देखो जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो उसके कॉन्ट्रास्ट को पढ़ते जाना, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए होंगे ना वो आपको कहीं ना कहीं यही सिग्निफाई या आपको इशारा कर रहे होंगे कि इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टू इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट, ठीक है। ये तो देखो आपको इंसेंटिव, कॉल सेंटर वगैरह में भी काफी ज्यादा इसकी बात होती है कि इंसेंटिव मिलता है भाई, ये जॉब करोगे तो, है ना, इतने टारगेट को अचीव करोगे तो 100 रुपए का इंसेंटिव बनेगा। तो इंसेंटिवाइज इस पैराग्राफ के अंदर यूज हुआ था जो ऊपर पैसेज है, ठीक है। तो उसके अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मफुल और अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, परवर्स, ठीक है, वीक और एंड विदाउट प्रोटेक्शन, फ्रेगिलिटी, समथिंग विच रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, जो होल वर्ल्ड से रिलेट करे वो क्या होता है, ग्लोबल। ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, डिसीज दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस ओवर अ वाइड एरिया, तो पेंडेमिक, जैसे कोरोना वायरस था ना, पेंडेमिक, आपने देखा था कितने सारे लोगों को उसने इफेक्ट किया था। समथिंग विच इज वर्थ ईटिंग एंड कंज्यूमेबल, कंज्यूमिंग, तो देखो वो होता है एडिबल, मतलब जिसको खाया जा सके, ठीक है, और खाने का फायदा भी, वो है एडिबल। चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेसिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, 7 C's, ठीक है, ये क्वेश्चन था पिछली बार के, तो इसमें से कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर कोई दूसरी चीजें है ना, अब देखो गाइस, जैसे एक आया ना कि जैसे एक क्वेश्चन था पहले वाले में कि टेलीफोन कम्युनिकेशन क्यों अच्छा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो इसके अंदर भी व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, क्लैरिटी, ठीक है, करेक्टनेस। तो आप कभी टेक्स्ट में बात करके देखना आप, ठीक है, और उसमें देखना कि आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी क्रिएट होती है। टेक्स्ट के बीच में एज सच आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लैरिटी आती है ना वर्बल कम्युनिकेशंस में, वो बात ही अलग होती है, इसीलिए कहा जाता है कि फेस टू फेस बात की जाए और उससे काफी अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो देखो जो 7 C's है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे क्लियर हो, ठीक है, इफेक्टिव और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है 7 C's में, क्लैरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। अब देखो आपका मैसेज कभी भी ना क्लियर होना चाहिए, अगर आपको गुड कम्युनिकेशन रखनी है, और सामने वाले को समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा और आप बोले जा रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। और जो उसके अंदर वॉइसेस हैं, ठीक है, और मतलब आपका जेस्चर वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर भी एकदम अच्छा सा एक क्या कहते हैं, गुड जेस्चर आना चाहिए, ठीक है। और आपको प्रिसाइजली बोलना चाहिए, ठीक है, और कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे फेमिलियर वर्ड को यूज करो जो सबको आते हो। अब ऐसा है नहीं कि आप कोई बहुत ही टफ वर्ड यूज करना शुरू कर दो यार, तो फिर उस वर्ड को कन्वे करने का फायदा क्या हुआ। चलिए, अगला क्या है, कंसीजनेस, अ कंसाइज मैसेज इज अ ब्रीफ yet comprehensive. It doesn't contain unnecessary words or information. Being concise help in holding the recipient attention and reduces the chance of boredom और confusion। अब देखिए, आप में से ना कोई लोगों का एक ग्रुप होगा, ठीक है, तो एक बंदा ना काफी कम बोलने वाला होता है, लेकिन वो बड़ा काम की बात बोलता है, तो आप सब ना बात रोक के और उसकी बात को ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो मैसेज ना हमेशा ब्रीफ, मतलब शॉर्टली बोलो, लेकिन यार टू द पॉइंट बोलो। अगर तुम पॉइंट घुमाते रहते हो, और एक बंदा ऐसा होगा ना जो बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बातें करता होगा, तो आप खुद ही देखना आप किसकी बात पे ज्यादा ध्यान देना पसंद करोगे। तो इसको रिलेट करो, कंसाइजनेस, ठीक है, आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए, उसके अंदर ना जो भी मतलब इंफॉर्मेशन हो ना टू द पॉइंट होनी चाहिए, और टॉपिक की ही बात होनी चाहिए। उससे हिला जुला के बोलोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं था, ठीक है। Concreteness. The principle emphasize being specific, definitive, and vivid rather than vague and general. Using concrete information and fact help to build trust and confidence in the communication. अब देखो, जब आप एक अच्छी तरीके से ना, मतलब देखो कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि आप ना स्पेसिफिक, डेफिनेटिव और विविड रेदर वेजेस एंड जनरल। देखो, कोई भी बात को रखो ना तो फैक्ट्स के साथ रखो, उससे ना
ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपको बोला जाए, मतलब आप किसी को, जैसे ये देखिए ड्रीम इलेवन वगैरह अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपने देखा है कि वो बड़ी सेलिब्रिटीज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यार देखो उसको, वो बंदा ना हम पे एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुका होता है, उस बंदे की बात को ना हम मान ही लेते हैं। जैसे ड्रीम इलेवन पे आपने टीम बनाई नहीं बनाई, वो इस जानबूझ के प्रमोशन करता है, प्रमोशन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसी बातें भी होती है ना। और हमें इसी तरीके ना ट्रस्ट बनाना और कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जो ये होता है, अगर हम कॉन्क्रीटनेस के साथ बोले, ठीक है, डेफिनेटिव और स्पेसिफिक रहे अपनी बात को, जनरल बातों से हट के, मतलब फालतू फालतू की बातों से, तो उससे भी सही रहेगा, ठीक है। करेक्टनेस, correct communication include proper grammar, punctuation and language. It also mean information is a factual and accurate. Correct communication build credibility and help prevent misunderstanding. अब देखो आपकी जो बात होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर ग्रामर और पंक्चुएशन के साथ होनी चाहिए, और लैंग्वेज भी, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। मतलब ये जो लैंग्वेज है, कि मतलब आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो सबको समझ आती हो एक कम्युनिटी के अंदर। अब ऐसा है नहीं कि आप इंडिया में हो और जर्मन बोलना शुरू कर दो, तो उससे क्या ही फायदा होगा, ठीक है। और ग्रामरली भी करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई चीजें ना बड़े अलग तरीके से मिसअंडरस्टैंड की जाती है। देखो जैसे अब मैं आपको एक हिंदी का एग्जांपल देके कोशिश करता हूँ। गाजर काट कर खरगोश को दो, ठीक है। तो मतलब आप गाजर काट के खरगोश को दोगे, खरगोश को काट कर गाजर दो, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है? देखो खरगोश को काट कर गाजर दो, अब कोई बंदा सोचेगा खरगोश को काटू और फिर गाजर दो, समझ रहे हो? तो हमेशा ना करेक्टनेस रखो अपनी बातों के अंदर, इधर उधर की बातें ना करो, ठीक है। Coherence. Coherence refers to the logical flow of ideas and consistency in the message being conveyed. The message should be organized and logical with each part of contributing to the whole. अब देखो आपकी बात है ना इधर बेतुकी नहीं होनी चाहिए, उस वो लॉजिकल होनी चाहिए और फ्लो के साथ जाना चाहिए, और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और जो मैसेज होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ ना रखे अपने पास, ठीक है। कंप्लीटनेस, अ कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ रेसिपेंट नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेज and possible take action. This include answering all the questions raised by and providing any support information if necessary. अब देखो आपने कोई बात करी, तो कभी देखना प्रेजेंटेशन होती है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंटेशन जब कंप्लीट होती है ना, लोग क्वेश्चन आंसरिंग का भी एक सेशन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? कि जो बंदा है ना, वो उसके डाउट्स भी क्लियर हो सके, ठीक है, आपकी बात उस तक पहुंची नहीं पहुंची, आप क्या कन्वे करना चाहते थे, उसे ये भी समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कर्टेसी, दिस इन्वॉल्व बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट। इट encompasses using friendly, open and honest tone while communicating. Courtesy in communication builds goodwill and lasting relationship, ठीक है। तो आपको ना हमेशा कर्टेसी के साथ किसी से भी बात करना चाहिए, मतलब पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपनी पोस्ट का किसी के ऊपर धौंस दिखाएं या कुछ भी करें, आपको हमेशा सबसे अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं। देखो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपको बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। उसी से आप कभी भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट वगैरह और रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये 7 C's थे गाइज, एक बार इन सबों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्लैरिटी, कंसिजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टेसी। ये 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, जो एक गुड कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास? रोहन एंड सोनू आर टू बेस्ट फ्रेंड्स हु हैव नॉट बीन able to meet each other during the due to the pandemic. Both of them are getting ready to meet each other today evening at Sonu's house with a plan to watch a movie. Their choice create an informal conversation on the behalf of Rohan, persuading Sonu to step out of the house so that both of them can enjoy an evening stroll, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ना दो दोस्तों के बीच एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ना रिपीट होता रहता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। तो अगर होप करो कि 20 मार्क्स आप वहां से लाते हो, 10 मार्क्स ये कम्युनिकेशन का कोई आंसर रख के ले आते हो, और 10 मार्क्स यहाँ से लाते हो, 40 मार्क्स पासिंग से अबव चले जाओगे, मतलब पासिंग पे तो रह जाओगे, 40 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं गाइज, अगर आपको आता हो चाहे ना आता हो, जो भी आपकी नॉलेज रही हो उसके हिसाब से अटेंड करो। और बाकी मेक श्योर कि आप थोड़ा यूट्यूब से और भी चैनल से कंटेंट देखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी ना क्लियरिटी बढ़ेगी। मेन मोटिव क्या होता है यार पढ़ाने का, कि इंसान को समझ आना चाहिए। अगर आपको मेरे पास से ना आए उतना कंटेंट मिल रहा हो, क्योंकि देखो मैं भी इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि अदर जगह से भी कंटेंट देखें और टॉपिक की चीजों को देखना गाइस, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। चलिए
अब इसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है ना कि हम ना जैसे दोस्त यारी में बात होती है ना वैसे बात करी जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमें कोई ज्यादा हाय हेलो, ठीक है, ये सब तो करते हैं, बट एक जो टोन होता है ना वो इनफॉर्मली चल रहा होता है। जैसे बिना जैसे आप दोस्तों से बात करते हो ना वैसे ही समझो यार, इनफॉर्मल टोन, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा मैं इस बात को, ठीक है। तो रोहन, हे सोनू, हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। सोनू, हे रोहन, ऑल गुड, जस्ट चिलिंग एट होम, कांट वेट फॉर टुनाइट। अच्छा अभी देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल में ना एक और चीज ध्यान रखना है। इनफॉर्मल जो होता है ना इसके अंदर हम बड़े अजीबोगरीब वर्ड यूज करते हैं। चिलिंग एट होम, ये अगर आप किसी कंपनी का आपको मालिक बोले हे सोनू हाउ इट्स गोइंग, तो आप क्या कह सकते हो कि हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम हैविंग अ गुड टाइम विथ माय फैमिली, ऐसा बोलोगे। ऐसा थोड़ी बोलोगे जस्ट चिलिंग एट होम। तो यही फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का मेन डिफरेंस होता है। इसके अंदर ना वर्ड्स बड़े कैजुअल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे रोहन फिर बोलता है सेम हियर बडी, आई वाज थिंकिंग सिंस वी हैवंट मीट इन द एजेस, व्हाई नॉट मोस्ट मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर, ठीक है। अब ऐसी करके आप इस कन्वर्सेशन को चलाते रहना। आपको पूरा सिनेरियो ऊपर दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से चलाते जाइए। साउंड्स टेम्पटिंग, बट यू नो हाउ द पेंडेमिक ऑल हैव बीन इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। आपको इसको ना थोड़ा कन्वेंस करना है इसके सिनेरियो के हिसाब से कि वो अपने घर से बाहर आए और मूवी देखे। और यार देखो, दोस्त को तो मना ही लोगे, वैसे तो ये इंग्लिश में आपको इतना लिखना पड़ रहा है, और अगर हिंदी में बोलो और पक्का दोस्त होता है, हाँ भाई आ रहे हैं क्या आज मूवी देखने को, कहेगा हाँ ठीक है, पॉपकॉर्न तेरे पैसों का आ रहे हैं, ठीक है। तो हो जाता है, इतना होता ही नहीं जितना इन लोगों ने बड़ा करवाया, ठीक है। अब चलिए देखिए, फॉर्मल डायलॉग राइटिंग। राइट अ फॉर्मल डायलॉग राइटिंग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर फॉर्मल देखिए, अब फॉर्मल का फॉर्मेट क्या रहता है ताकि फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में आपको पता चल जाए, और एक बार उसके वर्ड्स को भी ध्यान देगा, जैसे चिलिंग वगैरह मैंने आपको थोड़ा सा बताया, पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, वीडियो काफी ड्यूरेशन लंबा हो जाता है और टाइम कम रहता है ना, तो आप लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पे। चलिए, अब इसके अंदर देखिए, गुड मॉर्निंग एलेक्स, कुड आई हैव अ मोमेंट विथ यू टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिनेरियो क्या था इसके अंदर कि जो टीचर है और स्टूडेंट है, उन लोगों को डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर गुड मॉर्निंग मिस विलियमसन, ऑफ कोर्स व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पूछा कि क्या है, क्या पूछना है आपको। आई हैव नोटिस्ड योर रिसेंट ग्रेड्स एंड पार्टिसिपेशन इन द क्लास हैव डिक्लाइंड, आई वांटेड टू टॉक यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर फ्यूचर। आई अंडरस्टैंड मिस विलियम्स, ऑनेस्टली आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू सी द पॉइंट of it all lately, ठीक है। टीचर, that's quite a common feeling Alex, but let me assure your education is crucial step in your life, it not just memorizing fact but about developing critical thinking and problem solving skills. These skills will be invaluable in whatever your career you choose, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोन होता है ना उसको बहुत ही फॉर्मल, और जो वर्ड्स है ना उसको अच्छे तरीके से रखिएगा। इसके अंदर इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। अब इनफॉर्मल में जैसे चिलिंग, अगर ये देखो, ये दोस्त होता है, हे एलेक्स, व्हाई आर योर मार्क्स गेटिंग लो डे बाय डे, तो बोलता दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी होती है, हाँ 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 लिख दो उसके अंदर, ठीक है। फिर बोलो या बड़ी, मतलब थोड़ा चेंज कर दो, बट इसके अंदर ना एक अच्छी वॉइस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है गाइज। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, जो भी मैंने ये आंसर्स लिख रखे हैं किस तरीके से हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना यार, मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वेबसाइट से जाके ले लेना। और गाइज डू विजिट माय वेबसाइट www.ignusanjeevani.com, ठीक है गाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वा दो यार मेरे, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो। और इसके बाद अगर आप लोग इसके ऊपर और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना यार, क्योंकि मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ और उसके हिसाब से ना व्यूज नहीं आते, तो फिर मोटिवेशन भी डाउन होता है। वीडियो को बनाने में टाइम बहुत लगता है, बट आप लोग उतना अच्छा रिस्पांस देते नहीं, तो फिर मुझे भी उतना ज्यादा मन नहीं करता गाइज। तो प्लीज मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार। और इस पे क्या कहते हो, सब्सक्राइबर का टारगेट रखें 300 सब्सक्राइबर, अगर आप लोग करवाते हो मेरे तो अगला कंटेंट भी आएगा, जैसा आप बोलो वैसा आएगा, ठीक है गाइज। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।